there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मायोटाटिक डिवीजन, और आज इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फैक्टर विच इफेक्ट द मायोटाटिक डिवीजन या मायोटासिस। यानी वो कौन से फैक्टर है जो कि मायोटाटिक डिवीजन या मायोटासिस को कंट्रोल करते हैं। वो कौन से फैक्टर है जो कि मायोटासिस को कंट्रोल करते हैं, वो कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। हाँ, हम सबसे पहले सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो का जो फैक्टर है, सेल सरफेस एरिया, सरफेस मीन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अच्छा, सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो किस तरह एक सेल को इफेक्ट करता है। सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है मायोटाटिक डिवीजन को, किसी एक सेल के मायोटाटिक डिवीजन को किस तरह ये कंट्रोल करता है। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। हम एक सेल को लेते हैं, एक स्मॉल सेल को, जिसका हर एक साइड जो है, गौर से सुने, हर एक साइड जो है वो 1 माइक्रोन मीटर है, 1 माइक्रोन मीटर है। तो सबसे पहले हम उसके सरफेस एरिया को निकालते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 6 साइड, यानी 6 साइड होते हैं। 4 हमें नज़र आते हैं, 1 2 3 4, एक हमारे तरफ 5, दूसरा दूसरी तरफ अपोजिट साइड वो 6 नंबर। तो 6 साइड होते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 6 साइड्स। तो हर एक लेंथ भी 1 विड्थ भी 1, यानी सारी की सारी जो साइड्स है वो 1 माइक्रोन मीटर है। तो इस सेल का लेंथ भी 1 विड्थ भी 1 और 6 साइड है। तो इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। ये बराबर है 6 माइक्रोन मीटर स्क्वायर के। इसके बाद हम इसी सेल का वॉल्यूम निकालेंगे और इसके बाद फिर इसका हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम किस चीज़ का बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसी सेल का हर एक लेंथ विड्थ और हाइट सब कुछ 1 माइक्रोन मीटर है। हमने पहले से बताया है। सपोज क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोन मीटर क्यूब। तवज्जो के साथ सुने। अब इसके बाद हम निकालते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितना है। सरफेस एरिया 6, वॉल्यूम 1। तो हमारे पास इसी सेल का जिसके हर एक साइड 1 माइक्रोन मीटर है, हर एक फेज जो है वो 1 माइक्रोन मीटर है। तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू 6:1। इसके बाद हम एक दूसरी सेल को लेंगे और सपोज करते हैं कि वो स्लाइटली बिगर सेल है, इससे थोड़ा सा बड़ा है और इसका हर एक साइड जो है वो 2 माइक्रोन मीटर है। तो आइए देखते हैं। तो इसी सेल का 2 माइक्रोन मीटर है। सारे फेसेस जो है, जितनी भी साइड्स है, 6 साइड है, वो कितने हैं, 2 माइक्रोन मीटर है सब। फर्ज करें, हम सपोज करते हैं ये है सेल ए और ये वाला है सेल बी। अब इसी सेल बी का हम सरफेस एरिया सबसे पहले निकालते हैं। इसका सरफेस एरिया जो है वो बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई 6 साइड। 2 2 आर 4, 4 6 आर 24 माइक्रोन मीटर स्क्वायर। और इसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं कि वॉल्यूम इसी सेल बी का जो जिसका हर एक फेस 2 माइक्रोन मीटर है वो कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 माइक्रोन मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 8 माइक्रोन मीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। किस सेल का, सेल बी का। अब सेल बी का जो सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है वो कितना होगा। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 24 और वॉल्यूम इज इक्वल टू 8। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए, सिंपल किया जाए, तो ये बराबर है 3:1।
तो सेल बी का जिसका साइज ज़्यादा है, बी वाला सेल बी का साइज ज़्यादा है लेकिन सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम है बनिस्बत सेल ए का साइज स्मॉल है। गौर से सुने। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखता हूँ, जिसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा वो मोर एक्टिव होगा। गौर से सुने। मोर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो सेल विल बी मोर एक्टिव। सेल मोर एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा बनिस्बते सेल उस सेल के जिसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि स्मॉलर सेल जो है वो मोर एक्टिव होगा देन बी। क्यों? मैंने पहले भी पढ़ाया है ये सब कुछ। कहाँ पर? सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे और सेल साइज पढ़ रहे थे तो उस वक्त फैक्टर इफेक्टिंग सेल साइज के टॉपिक में हमने यही फैक्टर सेल साइज पर अप्लाई किया था कि सेल साइज जो है वो भी इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर कंट्रोल करता है सेल साइज को, और मैं भी इसी बात पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर इसी बात को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये सेल बी जो है लार्जर साइज है, लेस एक्टिव है देन सेल ए, इसका साइज जो है वो स्मॉल है। गौर से सुने। ये सेल बी लार्जर साइज वाला सेल क्यों लेस एक्टिव होता है? जब सेल साइज बढ़ता है, जब सेल का साइज बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट्स भी इसके साथ साथ बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेल साइज बढ़ गया, एक चीज़ जब बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट्स भी इसके साथ साथ बढ़ जाते हैं। अब वो अपनी ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स किसके थ्रू हासिल करते हैं? अपनी जो ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, सेल सरफेस के थ्रू हासिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनलकीली अनफॉर्चुनेटली इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम हो गया। गौर से सुने। अब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम, रिक्वायरमेंट ज़्यादा। यही वजह है कि रिक्वायरमेंट्स पूरा न होने की वजह से ये सेल जो लार्जर साइज वाला सेल लेस एक्टिव होता है, और यही फैक्टर है, इसी वजह से एक लार्जर सेल डिवाइड होता है इनटू टू स्मॉलर सेल। वाई? क्यों? इसलिए कि अपने एक्टिविटी को बढ़ा सके, ज़्यादा एक्टिव सेल बन जाए लेस एक्टिव सेल से। एक लार्जर सेल डिवाइड होता है टू स्मॉलर सेल्स में ताकि एक मोर एक्टिव सेल्स को पैदा किया जा सके। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मायोटासिस को इफेक्ट करता है, और इसी वजह से मायोटासिस का प्रोसेस होता है। जब सेल साइज बढ़ता है तो क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है इसी वजह से, ताकि वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। एक सेल का दूसरा फैक्टर जो है जो कि मायोटाटिक डिवीजन को कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। हमने पहले भी पढ़ा था कि हर एक न्यूक्लियस कुछ फैक्टर पैदा करता है जो कि साइटोप्लाज्म को, सेल साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। अब जब ये रेशो बिगड़ जाती है, तब्दील हो जाती है, तो इसकी वजह से सेल यही रेशो सेल को ट्रिगर करता है, इन्फोर्स करता है टू डिवाइड, कि सेल डिवाइड हो जाए। फर्ज करें एक सेल है और इसमें न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस कुछ फैक्टर पैदा कर रहे हैं जो कि एक मखसूस कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर ये कंटेंट्स ज़्यादा मिकदार हो जाए, इसका तादाद ज़्यादा हो जाए, यानी ये कंटेंट्स बढ़ जाए, तो अब इसका नतीजा ये होगा कि न्यूक्लियस सही तरीके से पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा हो गई, मिकदार बढ़ गई है, साइटोप्लाज्म की मिकदार बढ़ गई है और न्यूक्लियस उतना है, तो अब ये उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही वजह है कि एक सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, ताकि सही तरीके से हर एक न्यूक्लियस एक मखसूस मिकदार के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को कंट्रोल कर सके। फर्ज करें ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाए, न्यूक्लियस उतना ही हो, तो फिर ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ गई, तब्दील हो गई, तो ये सही तरीके से फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है, सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही एक फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो वाला, कि वो सेल को ट्रिगर करता है, इन्फोर्स करता है टू डिवाइड, के सेल मायोटाटिक डिवीजन कर जाए। और नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है माइटोजिन्स। पहले जान लेते हैं कि माइटोजिन्स क्या होते हैं।
mitogens are the factor which stimulate the mitotic division. Mitogens agents है which stimulate या triggers the mitotic division, जो कि mitotic division को ट्रिगर करता है, इन्फोर्स करता है, स्टिमुलेट करता है। ऐसे एजेंट्स को हम माइटोजेंस कहते हैं। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स में जो कि सेल मायोटाटिक डिवीजन को इन्फोर्स करता है, स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है ताकि सेल डिवाइड हो जाए इनटू टू, यानी मायोटासिस स्टार्ट करे, सेल एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑक्सिन, फाइटो हार्मोन है। वो क्या करता है, वो एक सेल को मायोटासिस डिवीजन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन, वो भी इसी तरह माइटोजेंस है। इसके अलावा इंसुलिन को भी माइटोजेंस माना जाता है, इंसुलिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो कि इफेक्ट करता है मायोटाटिक डिवीजन को, मायोटासिस को इफेक्ट करता है और एक सेल को दो सेल में डिवाइड और एक सेल को दो सेल में डिवाइड करता है। इसके लिए सेल को स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है, इन्फोर्स करता है। तो ये 3 फैक्टर थे। पहला फैक्टर हमने पढ़ा है सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। और तीसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है माइटोजेंस। कुछ एजेंट्स है जो कि सेल मायोटासिस को या मायोटाटिक डिवीजन को इन्फोर्स करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। इसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो कि मायोटाटिक डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, आगे मायोटासिस को होने नहीं देता। ऐसे फैक्टर को कहते हैं मायोटाटिक पॉइजन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मायोटाटिक पॉइजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब्सटेंसेस which inhibits the meiosis process या मायोटाटिक डिवीजन, जो कि मायोटाटिक डिवीजन को रोकते हैं, आगे होने नहीं देता। ऐसी सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं मायोटाटिक पॉइजन्स। ऐसी सब्सटेंसेस जो कि स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, मायोटासिस को होने नहीं देता, ऐसी सब्सटेंसेस को नाम देते हैं मायोटाटिक पॉइजन्स। सब्सटेंसेस विच इनहिबिट्स द मायोटाटिक डिवीजन, जो कि मायोटाटिक डिवीजन को स्टॉप करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को नाम दिया जाता है मायोटाटिक पॉइजन्स। तो हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास जो है मायोटाटिक पॉइजन्स का वो है एजाइड्स या साइनाइड्स। साइनाइड्स या एजाइड जो होते हैं ये भी मायोटाटिक पॉइजन है। एजाइड या साइनाइड्स ये मायोटाटिक पॉइजन है जो कि सेल साइकिल यानी मायोटासिस प्रोसेस को स्टॉप करता है एट प्रोफेस, यानी स्टॉप्स सेल डिवीजन एट प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है उसी पर ये स्टॉप करता है सेल डिवीजन को। कौन? साइनाइड, एजाइड। ये मायोटाटिक पॉइजन है जो कि सेल डिवीजन को या मायोटासिस को स्टॉप करता है एट प्रोफेज। मुख्तलिफ किस्म फेजेज हमने पढ़े हैं। ये कीरियोकाइनेसिस का जो पहला फेज होता है पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये जो मायोटाटिक पॉइजन है साइनाइड या एजाइड ये स्टॉप करता है सेल साइकिल को एट प्रोफेज। कीरियोकाइनेसिस का जो पहला सब फेज है प्रोफेज, इसको स्टॉप करता है, सेल साइकिल को स्टॉप करता है इसी पर। नेक्स्ट हमारे पास जो मायोटाटिक पॉइजन है वो है कॉल्चिसिन। अच्छा, कॉल्चिसिन जो होता है वो भी एक मायोटाटिक पॉइजन है जो कि स्टॉप करता है सेल डिवीजन को। नेक्स्ट
प्रोफेस के बाद जो मेटाफेस, इस तरह याद रखो। ये कॉल्चिसिन स्टॉप करता है सेल डिवीजन को एट मेटाफेस, स्टॉप सेल डिवीजन एट मेटाफेस। मेटाफेस पर ये सेल डिवीजन को स्टॉप करता है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो होता है वो भी स्टॉप करता है सेल डिवीजन को। इसी तरह इसको भी मायोटाटिक पॉइजन माना जाता है, मस्टर्ड गैस। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी मायोटाटिक पॉइजन माना जाता है। किस तरह ये इफेक्ट करता है मायोटाटिक डिवीजन को? ये स्टॉप करता है क्रेब्स साइकिल को। ये क्रेब्स साइकिल को स्टॉप करता है, नहीं होने देता, और इसी वजह से जो ATP सिंथेसिस होता है वो स्टॉप होता है, नहीं होता है। ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। तो इसके नतीजे में ATPs का फॉर्मेशन होता है। तो जब क्रेब्स साइकिल नहीं होता है तो ATP सिंथेसिस भी नहीं होता है, और मायोटासिस के लिए या सेल डिवीजन के लिए ATP का होना ज़रूरी है। इसमें ATP यूज़ होते हैं, एनर्जी यूज़ होती है, हमने पढ़ा है। तो जब ATP नहीं होगी, ATP एनर्जी नहीं होगी, तो फिर मायोटोसिस किस तरह होगा? तो इसलिए मायोटोसिस को इनडायरेक्टली ये स्टॉप करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपको कहीं पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिलेंगे MCQs में कि कौन सा इनडायरेक्टली स्टॉप करता है सेल डिवीजन को। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो ये किस तरह स्टॉप करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल को स्टॉप करता है। इसकी वजह से ATP सिंथेसिस नहीं होता है, इसके नतीजे में फिर मायोटासिस नहीं होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि एसॉइड जो है या साइनाइड ये स्टॉप करता है प्रोफेस स्टेज पर। प्रोफेस सबस्टेज जो होता है, सब फेज जो होता है, उसी को स्टॉप करता है सेल डिवीजन, इसी पर स्टॉप करता है। इसी तरह कॉल्चिसिन जो होता है ये स्टॉप करता है एट मेटाफेज। गौर से सुने। और मेटाफेज पर हमने पढ़े थे कि वहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स थे, क्रोमोसोम थे, वो अलाइन हुए थे ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम अलाइन हुए थे, एक तरतीब में हो गए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे। डीएनए कंटेंट डबल हुए थे एट इंटरफेस, अब ये दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुदा होंगे। कब? एनाफेज में। लेकिन इससे पहले ये स्टॉप हो जाता है, जिसके नतीजे में एक पॉलीप्लॉइड सेल बन जाता है। गौर से सुने। तो ये कॉल्चिसिन इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होते हैं टू ऑब्टेन्ड पॉलीप्लॉइड सेल यूज्ड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कॉल्चिसिन क्या करता है, यूज्ड टू ऑब्टेन पॉलीप्लॉइड सेल। पॉलीप्लॉइड सेल जो होते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए कॉल्चिसिन का यूज़ होता है। अमूमन प्लांट सेल में इसका यूज़ होता है। तो ये थे कुछ मायोटाटिक पॉइजन, और इससे पहले हमने कुछ फैक्टर पढ़े मायोटासिस को जो इफेक्ट करता है, उसी फैक्टर को पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैंसर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।